शक एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से इस शक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितनों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि 4 लोग हमेशा के लिए एक साथ इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बागपत, और इसी बागपत का एक गांव आता है चौहल्दा, और इसी चौहल्दा गांव का रहने वाला इलियास जिसकी उम्र है लगभग 46 साल के आसपास। इलियास की पत्नी का नाम है नसीमा। इलियास के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बात कर रहा हूँ मैं 12 फरवरी की सुबह। दरअसल इलियास अपने घर के बरामदे में काफ़ी परेशान था। कभी गलियों में निकल करके इधर उधर ताक झाँक कर रहा था, तभी वहाँ पे उसके पड़ोस का रहने वाला इफ्तिखार पहुँच जाता है और जा करके उससे पूछताछ करता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तब जा करके इलियास अपने पड़ोसी इफ्तिखार से कहता है कि दरअसल तुम्हारी भाभी कल से घर वापस नहीं आई है। तीनों बच्चों को लेकर दिल्ली गई थी डॉक्टर के पास, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई। मैं उसके नंबर पर फ़ोन भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। अभी इलियास अपने पड़ोसी से बातचीत कर ही रहा था, तभी उसके गांव का एक व्यक्ति भागते दौड़ते वहां पर पहुंचता है और आकर के कहता है, इलियास भाई गजब हो गया। दरअसल तुम्हारी पत्नी नसीमा की किसी ने हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर सड़क किनारे गेहूं के खेत में पड़ा है। जैसे इस तरह की बात कहता है, इलियास भागते दौड़ते वहां पर पहुंचता है, जहां पे पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। जब वहां पे पहुंचता है, अपनी पत्नी को जब मृत अवस्था में देखता है, इलियास दहाड़े मार करके रोने लगता है। उसके बाद से इलियास अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब खेतों में जाता है, खेतों के अंदर का जब नज़ारा देखता है, इलियास बेहोश हो जाता है। दरअसल इलियास के तीनों बच्चों की भी किसी ने हत्या कर दिया था। गाँव के लोग जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले सारे डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि नसीमा के साथ उसके तीनों बच्चों के भी गर्दन पे किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को नसीमा के मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। दरअसल वो मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ा था। पुलिस सबसे पहले सारे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन गांव के लोग जैसे इस तरह का नज़ारा देखते हैं, पूरे गांव में मातम सी छा जाती है। पुलिस सारे डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो देती है, लेकिन गांव के लोग इलियास को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव देने लगते हैं। हालांकि पुलिस कैसे भी लोगों को समझा बुझा करके वहाँ से वापस कर देती है कि अपराधी जो कोई भी होगा, हम जल्द से जल्द उन्हें अपने कस्टडी में लेकर आएंगे। उसके बाद से पुलिस इलियास के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले इलियास को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। इलियास कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल मेरे तीनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से दिखाने के लिए गई थी। देर शाम तक भी जब वापस नहीं आई, मैं उसके नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा था। इलियास जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से घटनास्थल पर जाती है। जाकर अपनी तमाम तो कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ती है, तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल नसीमा इलियास की पहली पत्नी नहीं है, बल्कि दूसरी है। इलियास ने इससे पहले एक और शादी कर लिया है, जिसमें इलियास की पहली पत्नी का नाम था वसीरा, जिसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी है एक बीमारी के कारण। लेकिन वसीरा के भी शरीर से इलियास को 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा का नाम है आबिद, जो दिल्ली में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस को जैसे इस तरह की जानकारी मिलती है, पुलिस इलियास के बड़ा बेटा आबिद को अपने थाने में बुला लेती है। दरअसल आबिद की अभी उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी है। पुलिस को लगता है कि शायद आबिद ने ही सौतेली माँ और अपने भाइयों की हत्या किया है। हालांकि पुलिस आबिद से तमाम तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन आबिद एक ही जवाब देता है कि नहीं साहब,
मैंने अपनी माँ और भाइयों की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब अपनी तसल्ली लेने के लिए आबिद के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसका लोकेशन भी जांच पड़ताल करती है, जिससे साफ मालूम चल जाता है कि उस वक्त आबिद दिल्ली में मौजूद था। इसलिए पुलिस आबिद को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इलियास के पूरे परिवार की हत्या किया किसने है। पुलिस फिर से इलियास से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इस पे इलियास पुलिस को जवाब देता है कि साहब मैं बेहद ही गरीब परिवार से हूँ, मजदूरी करता हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता हूँ। अब पुलिस के पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए मात्र एक ही चीज़ था, वो था नसीमा का मोबाइल। पुलिस अब नसीमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, साथ ही साथ उसका लोकेशन भी ट्रेस करती है, जिससे मालूम चलता है कि नसीमा करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास अपने इलाके के अहेड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। उसके बाद से नसीमा का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद रेलवे स्टेशन से जब अपने बच्चों के साथ घर के लिए निकली है, शायद रास्ते में ही अपराधियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन इससे भी पुलिस के पास कोई खास हासिल नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब इलियास के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसका भी लोकेशन निकालती है। लेकिन पुलिस जब इलियास के मोबाइल का कॉल डिटेल्स और लोकेशन जांच पड़ताल करती है तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल डिटेल्स में मालूम चलता है कि इलियास के मोबाइल का लोकेशन करीब 2 बजे से लेकर के रात्रि के 9 साढ़े 9 बजे तक उसकी पत्नी नसीमा के मोबाइल के लोकेशन के साथ ही दिखाई देता है। जबकि इससे पहले इलियास से पुलिस ने पूछताछ किया था तो इलियास पुलिस से बताया था कि साहब मैं शहदरा में रह करके नौकरी करता था। उस दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी मेरे नंबर पर फ़ोन की थी और बोली थी कि मैं दिल्ली अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रही हूँ, बच्चे घर पे रहेंगे, इसीलिए तुम घर पे आ जाना। इलियास ने पुलिस को बताया था कि करीब 5 बजे के आसपास मैं अपने घर पे आ चुका था। लेकिन घर पे जब मैं पहुंचा था तब मालूम चला था कि मेरी पत्नी सारे बच्चों को लेकर के दिल्ली गई है। पुलिस के पास जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इलियास जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस अब इलियास को थाने में बुला लेती है और फिर उससे उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पर बावजूद इसके इलियास पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या क्यों करूंगा। लेकिन इलियास जैसे इस तरह की जवाब पुलिस को देता है, पुलिस अब इलियास के मोबाइल डिटेल्स को सामने रख देती है और उससे पूछताछ करती है कि जब तुम 5 बजे अपने घर पे आ गए थे तो दोपहर के करीब 2 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन नसीमा के मोबाइल के लोकेशन के साथ क्यों दिखाई दे रहा है। पुलिस जैसी इस तरह की सवाल करती है, इलियास के पास कोई जवाब नहीं होता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इलियास जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब इलियास की पहली पत्नी वसीरा 12 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उस वक्त इलियास के 5 बच्चे होते हैं जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इसीलिए इलियास के आस पड़ोस के लोग और उसके रिश्तेदार उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, पत्नी लेकर आओगे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी। इलियास अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बात मान लेता है और करीब 3 साल बाद बिहार के बेगूसराय की रहने वाली नसीमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, नसीमा से भी इलियास के 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है नाजिम, जिसकी उम्र है 7 साल। दूसरी बेटी है नाजिया, जिसकी उम्र है 5 साल। और सबसे छोटा बेटा है अकरम, जिसकी उम्र है 4 साल। लेकिन उसके बाद नसीमा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और नसीमा का तबीयत भी खराब रहने लगता है। नसीमा आसपास के कई सारे डॉक्टरों से इलाज तो करवाती है, लेकिन नसीमा का तबीयत ठीक नहीं होता है। इसीलिए दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर से जाकर चेक कराने लगती है। इधर इलियास जब दिल्ली में रहता है, अपनी पत्नी को एक मोबाइल खरीद कर दे देता है कि कभी ज़रूरत हो तो उससे बात हो सके। लेकिन इलियास जब अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है तो कभी कभी नसीमा का नंबर बिजी बताने लगता है, जिस वजह से इलियास को अब शक हो जाता है कि शायद उसका पत्नी का किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। हालांकि इलियास जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो नसीमा भी अपने पति को जवाब देती है कि मेरा किसी के साथ में कोई चक्कर नहीं चल रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन इलियास शाम के वक्त ड्यूटी करके अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी को फ़ोन पे बातचीत करते हुए देख लेता है। इधर नसीमा भी जब अपने सामने पति को देखती है
फ़ोन को रख देती है, जिससे इलियास को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसका पत्नी का किसी न किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। जब इस बारे में पूछता है तो नसीमा कहती है कि मैं अपने मायके वालों से बातचीत कर रही थी। लेकिन इलियास को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है और अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है, जिस वजह से नसीमा भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। इसीलिए पुलिस अब इलियास को थाने में बुलाती है और फिर उसे समझा बुझा करके छोड़ देती है। पुलिस इलियास को छोड़ तो देती है, लेकिन उसी दिन इलियास अपनी पत्नी से काफ़ी नफरत कर लेता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाती है। इधर नसीमा भी जब दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है तो अपने पति से पूछताछ नहीं करती है, जिससे अब इलियास को लगता है कि शायद उसका पत्नी का आशिक दिल्ली का ही रहने वाला है। इधर इलियास के दिमाग में इस प्रकार से शक पैदा हो जाता है और अपनी पत्नी से इतना काफ़ी नफरत कर लेता है कि गुस्से में आकर अब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन ये काम इलियास के लिए अकेले बस का नहीं था, इसीलिए इलियास अब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने षड्यंत्र में 3 लोगों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है साजिद, जो इलियास का ममेरा भाई है, दूसरे का नाम है परवेज, जो उसका दोस्त है, और तीसरे का नाम है सलीम, जो इलियास का भांजा है। इन तीनों से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी नसीमा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना है, क्योंकि उसका किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। जैसी इस तरह की बातें कहता है, ये तीनों भी इलियास का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से चारों मिलकर के एक षड्यंत्र बनाते हैं और एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। इधर इलियास भी जब अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का षड्यंत्र बना लेता है, उसके बाद से अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला देता है और फिर अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगता है। लेकिन इलियास को यह मौका मिल जाता है 6 फरवरी को। 6 फरवरी की सुबह सुबह नसीमा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, डॉक्टर से दिखाना है, तुम वहीं पे रहना। नसीमा जैसे इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, इलियास को मौका मिल जाता है। तुरंत ही अपने तीनों दोस्तों के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि शाम के वक्त जब मैं अपनी पत्नी को लेकर के रेलवे स्टेशन पर रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास पहुंचूंगा, वहां से हम दोनों पैदल ही घर के लिए निकलेंगे। तुम लोग रास्ते में ही गेहूं के खेत में छिप करके रहना, अपने काम को आज ही अंजाम देना है। इलियास जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है, उसके तीनों दोस्त भी जा करके रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास गेहूं के खेत में छिप जाते हैं। लेकिन इधर गलती तब हो जाती है जब नसीमा दिल्ली में पहुंचती है, अपने साथ अपने तीनों बच्चों को लेकर चली जाती है। इलियास जब अपने सामने तीनों बच्चों को देखता है, वो एकदम से परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम बच्चों को क्यों लेकर के आई हो। इस पर नसीमा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं लाई हूँ ताकि इनके लिए कुछ नया कपड़ा खरीदा जाए। इलियास जो अपने बच्चों को तो नहीं मारना चाहता था, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद इलियास के दिमाग में इस प्रकार से शैतान घुस चुका था कि अपने बच्चों के साथ ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। ले जाकर अपनी पत्नी को डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाता है। शाम तक इधर उधर लेकर के घूमता है। फिर शाम के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ट्रेन से लेकर के इसी अहेड़ा रेलवे स्टेशन पर रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास पहुंचता है और वहां से पैदल ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सुनसान रास्ते से होकर अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही इधर गेहूं के खेत तक पहुंचता है, इलियास अपने सारे साथियों को इन्फॉर्म कर देता है। जैसे ही वहाँ पे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पहुँचता है, इलियास के तीनों दोस्त गेहूं के खेत से निकलते हैं और नसीमा के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि बावजूद इसके नसीमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि नसीमा वहाँ से भाग पाती, इलियास अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने बैग में एक तेज़धार हथियार को छुपा कर लाया था। उस हथियार को निकालता है और अपनी पत्नी की गले पर चला देता है। लेकिन इलियास जब अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है, ये सारा नज़ारा उसके तीनों बच्चों देखते हैं और काफ़ी रोते हुए अपने अब्बू से कहते हैं कि आप अम्मी को ना मारें। लेकिन इलियास को अपने बच्चों के ऊपर भी तरस नहीं आता है। जैसे ही नसीमा मृत अवस्था में हो जाती है, उसके बच्चे इस प्रकार से डर जाते हैं कि सब के सब गेहूं के खेत में अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब के सब इधर उधर भाग पाते, इलियास अपने साथियों के साथ तीनों बच्चों को भी पकड़ लेता है और उसी हथियार से तीनों के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से इलियास के तीनों बच्चों की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से इलियास अपनी पत्नी का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है, वहीं पर रख देता है और वहाँ से अपने घर चलाता है और तीनों दोस्तों को उनके घर भेज देता है।
जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है इलियास अपनी नौटंकी शुरू करता है। दरअसल इलियास ये नौटंकी सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि गांव के लोग जब उसे देखेंगे तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि इलियास अपने परिवार की हत्या किया होगा। लेकिन इलियास का ये प्लान धरे के धरे रह जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वाकई में इलियास जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस इलियास के तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को भी 12 फरवरी को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।